अमिताभ सिंह यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अपने चैनल के थ्रू हम लोग लास्ट क्लास में फिजिक्स ही स्टार्ट किए थे जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। आज भी हम लोग उसका लेक्चर 3 पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस का फर्स्ट पार्ट डिफरेंशियल। आज हम लोग ये 2 टॉपिक करेंगे और फिर अगले क्लास में इंटीग्रल, फिर हमारा फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। सिंस कि दोनों ये टॉपिक अब जो पढ़ेंगे वो हमारे लिए, ट्रिग्नोमेट्री तो पहले पढ़ा हुआ है लेकिन जो कैलकुलस स्टार्ट होगा वो प्योरली नया होगा, क्योंकि वो क्लास 12th में हम फेस करते हैं। तो आज पहले ट्रिग्नोमेट्री में जो हमें जरूरत की चीजें, हमें जो पता होना चाहिए बस हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं, जो कि पहले पढ़ा भी हमने। क्वाड्रेंट सबसे पहले, जिसमें साइन कोस टेन कोट से कौन सा पॉजिटिव कहाँ पॉजिटिव होता है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकेंड, ये हमारा थर्ड, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जो हमारा थीटा होगा बस वो वेरी करेगा। और हम जब ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो हम एंगल से रिलेटेड ही सारी चीजें पढ़ते हैं। अब उसमें वेरियस आ जाते हैं, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक सब आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, ऑल, इसमें जितने हैं साइन थीटा कॉस थीटा सेक, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। जब हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो पहली बात फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि इसमें पॉजिटिव वैल्यू इधर x की भी होगी, पॉजिटिव वैल्यू y की होगी। एंगल जो होगा, एंगल हमारा इधर से वेरी करना स्टार्ट होगा, ऐसे हम एंगल रोटेट करते हैं, जो थीटा एंगल होगा। तो सब जब इसके अंदर की बात करेंगे यहाँ तक की, तो इसमें ये सारे पॉजिटिव होते हैं। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सब पॉजिटिव होते हैं। बट सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हम आते हैं तो साइन थीटा और इसका दोस्त कोसेक, साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, ये पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे टर्म पॉजिटिव होते हैं, चाहे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक कुछ भी हो, सब पॉजिटिव होते हैं। उनकी वैल्यू पॉजिटिव आंसर आती है। जब हम वैल्यू देखेंगे टेबल में, जब वैल्यू देखते हैं तो इसके अंदर सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे या जीरो जो कंडीशन के ऊपर है। बट सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा केवल पॉजिटिव होता है और इसको छोड़ के बाकी के 5 निगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी इसको छोड़ के सब निगेटिव होते हैं। इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो ये क्वाड्रेंट का था। अब हमें कुछ फॉर्मूला जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये सारे जो हम पढ़ लिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। और अगर हम आते हैं इस पे, ये जो दिख रहा है ये हमारा आर्क है और ये थीटा, ये रेडियस। तो इस केस में थीटा इक्वल टू क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला यूज करते हैं और एज पर रिक्वायरमेंट हम रेडियन में या स्टेरेडियन में रेडियन में या डिग्री में चेंज कर लेंगे, जो कि हमारा सेकेंड चैप्टर में हम डिटेल में उसको पढ़ेंगे। और अभी फिर बात करते हैं जो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े थे क्लास 10th में, इसे क्या बोलते थे, परपेंडिकुलर, इसका नाम ए बी सी। इसमें हमने सारी चीजें अप्लाई कर ली थी।
ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। हमने सारा चीज पढ़ लिया था जो कि इस पे बेस करता था। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन थीटा कॉस थीटा साइन कॉस टेन, ये सारे, और फिर कॉट सेक कोसेक इस पे अप्लाई करते थे, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। साइन थीटा अगर निकालना होता तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा तो बेस अपन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा तो परपेंडिकुलर अपन बेस, जो कि हम पढ़ चुके हैं। एक चीज हमारे लिए यहाँ पे नया आता है जो हमें पता होना चाहिए। बाकी सब हम 30 डिग्री 60 डिग्री सब निकाल सकते हैं, लेकिन एक ट्रायंगल हमारे लिए नया है इस फिजिक्स में, जो कि हमें मेमोराइज होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो पूछता है, जो ये है। सारे कंसेप्ट वही अप्लाई कर रहे हैं, बट मैं बोलूं ये 90 डिग्री है, ये 37 डिग्री और ये 53 डिग्री। इसमें ए बी सी। अब बात आती है कि हम इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। जब हमसे पूछे कि साइन 37 कॉस 37 tan 53 की वैल्यू अगर हमें निकालनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमें बस ये ट्रायंगल याद रखना है जिसमें इसकी लेंथ होती है 3, ये होता है 4 और ये होता है 5। ये ट्रायंगल बस हमको याद रखना है। इसमें परपेंडिकुलर की जो हाइट होती है वो 3 होती है, ये 4 ये 5। बाकी और कुछ नहीं याद रखना है। बस अगर हम बोले साइन 37 तो वहां से सीधे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 है और हाइपोटेन्यूज 5, तो साइन 37 की वैल्यू 3/5। अब बात करते हैं कॉस 37, तो कॉस 37 के लिए बेस अपन हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो बेस कितना है 4 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है, तो 4/5। तो बस हमारे लिए जब हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो कहीं कहीं ऐसा दे देता है कंडीशन कि अगर ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे है और इंक्लाइंड प्लेन 37 डिग्री पे है या जो भी हो, तो उस केस में हम थीटा यूज करना चाहेंगे और वहां पे थीटा की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। इसलिए हमें ये ट्रायंगल मेमोराइज रखना है। क्या, तो ये 37 होता है, ये 53, ये 90 और साइड में P3 B4 H5, और कुछ याद नहीं रखना है। बाकी की ये सारे कंसेप्ट अप्लाई करने हैं। अब ये हम क्यों पढ़ते हैं, जो हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ते हैं। हम जब मैकेनिक्स पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स के अंदर जब जाएंगे तो हमें बोल देगा, फ्रिक्शन वगैरह पढ़ेंगे तो बोल देगा कि ये अगर बॉडी है, ये इस पे रोल कर रही है और ये इतने एंगल पे है, तो बाकी सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमें ये थीटा पता होना चाहिए, जो कि हमें इसकी हेल्प से मिलेगा, जो कि हमें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से मिलेगा। अगर इस पे कोई और ऑब्जेक्ट है, वो इस पे इंक्लाइन कर रहा है या हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमें इस केस में थीटा पता होना चाहिए। यानी कि जब थीटा के रिस्पेक्ट में हम मैकेनिक्स वगैरह पढ़ने लगते हैं तो हमें हमारे हाइट एंड डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, हमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती है, और भी जो फॉर्मूले हैं उसको देखते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि परपेंडिकुलर जो होता है उसका हाइट 3 होता है, बेस का 4 और इसका 5, यानी कि इस ऑर्डर में याद रखना है PBH 3 4 5, और कुछ नहीं करना है। बाकी सारे कंसेप्ट पहले वाले हैं। और छोटे मोटे फॉर्मूले हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और एक दो फॉर्मूला है जो कहाँ यूज होता है। साइन 2 है तो इसका क्या हो जाता है 2 साइन ए कॉस ए। कॉस 2a की बात करेंगे तो कॉस 2a का 2 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर ए -1 कॉस 2a का। तो ये सारे, और जैसे हम बात करें साइन a प्लस बी, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये सारे जो हमारे टर्म वाले दिख रहे हैं, ये जब हम सेकेंड बुक वेव से डिस्कस करेंगे, वेव या ऑसिलेशन पढ़ेंगे जहाँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वगैरह आएगा, तब हम ये इतने बड़े बड़े फॉर्मूले यूज करेंगे, जो कि वहां तक जाते जाते हम ट्रिग्नोमेट्री में थोड़े मास्टरमाइंड हो जाएंगे, हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करने आ जाएगा। तो अभी हम जब पहली बुक की बात करते हैं जहाँ पे मैकेनिक्स या रोलिंग मोशन वगैरह है, वहां तक बस छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए,
जो कि ये थी कि हाइट एंड डिस्टेंस यूज करने आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के छोटे छोटे फॉर्मूले की थीटा परपेंडिकुलर वगैरह कैसे निकालते हैं, और एक नया बस था 37 और 53 डिग्री वाला, तो उसके लिए मैंने बता दिया कि 3, 4, 5 होता है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की, जो कि फिजिक्स की बहुत अच्छी बेस है, उसके बिना फिजिक्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, कैलकुलस। कैलकुलस जिसके अंदर ये मैथ्स का वो पार्ट है, मैथ्स का वो पार्ट जहां पे हम चेंज के बारे में पढ़ते हैं, जहां वेरिएशन हो या चेंज हो, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मैथ्स का वो पार्ट है जहां पे कुछ चेंज हो रहा है किसी के रिस्पेक्ट में, तो उस चीज को हम डिस्कस करते हैं कैलकुलस के पार्ट में। इसके अंदर दो चीज आती है, एक डिफरेंशिएशन एंड दूसरी इंटीग्रेशन। तो अभी हम लोग इस पे फोकस करेंगे, और ये सबसे ज्यादा यूज होता है हमारे 11th क्लास में, हमारे फर्स्ट बुक में, और ये क्लास 12th में जब हम एंटर करेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा यूज होगा। जब हम किसी चीज का टोटल करना होता है तो हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं, जब उसे स्प्लिट करना होता है, ये छोटे चेंज में देखना होता है, तो हम उसको डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अभी हम इस पे फोकस करते हैं, ये क्या होता है। पहला टॉपिक लेते हैं डिफरेंशिएशन, और इसमें हम वही पढ़ेंगे जो हमको यूज करना है, बाकी के सारे क्लास 12th में मिलेंगे, कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या कहते हैं, लेट y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन एक वर्किंग टाइप का होता है, एक प्रोसेस टाइप का होता है। जैसे कोई टेक्निकल मशीन की बात करें तो वो कैसे, उसका फंक्शन क्या है, वो काम क्या करती है, वो किस चीज पे कैसे प्रोसेस करती है, ये उसी से रिलेटेड है। अब इसको थोड़ा अंदर देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि y जो है एक फंक्शन है, हम फंक्शन को f से रिप्रेजेंट करते हैं, और किस चीज का फंक्शन है, तो x का फंक्शन है, और ये x हो सकता है, t हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो हमको बता देगा कि y किस चीज का फंक्शन है। बेसिकली हम यहां से लेके चल रहे हैं कि हमने क्या बोला कि y जो है x का फंक्शन है, तो मैंने बोला y इक्वल टू एफ एक्स। अब क्या कहता है कि अगर इस x में थोड़ा सा चेंज करेंगे, अगर हम इस x में थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये चेंज मतलब इसको डेल्टा बोलते हैं, और डेल्टा x मतलब कि थोड़ा सा चेंज होना। जब हम इस x में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ये y भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ये y जो है इस पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे y चेंज होगा। अब हम फिर आगे आते हैं कि हम बोले कि अगर डेल्टा x, अगर x थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो डेल्टा y भी होगा, क्योंकि y भी चेंज होगा। तो अब बात करते हैं कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसकी बात करते हैं। तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में y में कितना चेंज हो रहा है। इसे अगर निकालना होता हमें कि x के रिस्पेक्ट में y में कितना चेंज हो रहा है, इसको रेट ऑफ चेंज अप बोलते हैं। अब बात आती है कि अगर हम बोलें कि लिमिट x टेंस टू 0, डेल्टा x टेंस टू 0, यानी कि जो डेल्टा x चेंज हो रहा है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 हो नहीं रहा है, इसका मतलब होता है अप्रोच करना। तो ये जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा, जो डेल्टा y बाई डेल्टा x है ये कन्वर्ट हो जाएगा dy अपॉन dx में। ओके, हम कहां से शुरू किए कि हमने बोला कि y एक x का फंक्शन है, मतलब कि जैसे जैसे x चेंज होगा y भी चेंज होगा। फिर मैंने बोला कि अगर x थोड़ा सा चेंज होता है दैट इज डेल्टा x, तो फिर y भी थोड़ा सा चेंज होगा दैट इज डेल्टा y। अब मैं बोला कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लेते हैं, रेशियो लेते हैं, तो ये क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि y में x के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है। और फिर आते हैं
कि अगर इस डेल्टा एक्स को मैं बोलूँ कि ये बहुत कम चेंज हो रहा है, ये जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, जीरो हो नहीं रहा है, तो ये जो हो जाएगा हमारा इसके बाद कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। अगर मैं इसको लिखूं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस। ओके, अब ये जो होता है डी बाई डी एक्स या डी बाई डी जेड कुछ भी रहेगा, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है। ये हमको ये बताता है कि हमें किसके रिस्पेक्ट में चेंज देखना है, और तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। क्या हम एलएचएस की बात किए तो हमने बोला कि जो अगर एक्स चेंज होगा तो वाई चेंज होगा, तो फिर मैंने बोला डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू, तो वो ये कहता है कि भैया मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि मेरे अंदर बदलाव तभी आएगा जब वाई में चेंज आएगा। तो अब फिर बोला कि अगर जो एक्स में चेंज है वो अप्रोच कर रहा है जीरो की तरफ, जीरो हो नहीं रहा है, क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा तो खेल ही खत्म हो जाएगा इसका। तो उस केस में ये क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स कन्वर्ट हो जाता है, और ये इंस्टेंटेनियस होता है, इंस्टेंटेनियस चेंज बताता है, मतलब एट ए पार्टिकुलर कंडीशन एट ए पार्टिकुलर पोजीशन पे ये चेंज बताता है। अब हम इसको क्या बोले, फिर हमको इसको थोड़ा सजा के लिखना था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y इक्वल टू एफ एक्स को मैं क्या करूंगा, दोनों साइड डिफरेंशिएट करूंगा, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे भी वही ऑपरेशन लगेगा कि एफ एक्स को आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो ये क्या हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स बोल देते हैं इसको। अब बात आती है कि कुछ फॉर्मूले होते हैं जो इस पे काम करते हैं। अभी तक मैंने ये पढ़ा बस कि डिफरेंशिएशन का फंक्शन क्या होता है, कैसे वर्क करना है, और हमारे चैप्टर में कहाँ यूज होता है ये अभी हम जस्ट बताते चलेंगे, हमें जो याद रखना है उसको। कुछ फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के जिन्हें हमको याद रखना है। फॉर्मूला पहला कि आप अगर किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, किसी भी कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो जीरो हो जाता है, किसी के भी रिस्पेक्ट में करिए। अगर हम बोले कि डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैं बोलूं एग्जांपल के लिए कि मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं 5, x इक्वल टू 5 है, ठीक है, और कह रहा है कि आप इसको करिए डिफरेंशिएट, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, अगर y इक्वल टू 5 जो एफ एक्स मैंने लिया था कि अगर y इक्वल टू 5 है तो आप इसको डिफरेंशिएट करिए, तो ये कांस्टेंट है। जैसे ही मैं डी बाई डी एक्स ऑफ 5 करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना भी टाइम बढ़ जाए, ये जितना टाइम या पोजीशन चेंज हो, ये जो x की वैल्यू चेंज हो चाहे कुछ भी हो, ये 5 का 5 ही रहेगा, ये चेंज हो ही नहीं सका है, इसलिए हम बोलते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। जैसे बोले कि अगर मैं कोई बॉडी 5 पे थी, 5 मीटर पे थी, पोजीशन क्या है किसी बॉडी का कि 5 मीटर है, मैंने बोला कि आप इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, आप इसका चेंज बताइए, तो अगर वो बॉडी 5 मीटर पे है तो टाइम चाहे कितना भी बढ़ जाए वो बॉडी 5 पे ही रहेगी, क्योंकि वो मोशन कर ही नहीं रही है, इसलिए इसका कोई चेंज नहीं होता, ये जीरो हो जाता है। अब दूसरा चीज, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, चाहे वो एक्सेलरेशन हो चाहे कुछ भी हो, अगर वो कांस्टेंट रहेगा तो उसका चेंज जीरो हो जाएगा, उसका रेट ऑफ चेंज जीरो होगा। अब दूसरा फॉर्मूला जो कि हमको सबसे अच्छे से यूज करने आना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन, ये क्या होता है, तो एन आगे आ जाता है x की पावर n माइनस 1, क्या कि डी आप x टू दी पावर n को, मैंने बोला कि y इक्वल टू एक्स की पावर n है, आप इसको
डिफ्रेंशिएट करिए, आप इसका चेंज बताइए एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम बोले ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स तो लेफ्ट साइड में हो गया। वो ये कह रहा है कि भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसने बोला कि हमको क्यों छोड़ रहे हो, हमें भी तो चाहिए वो। तो ये बोला डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। तो जब इसकी बात आई तो ये अपने फॉर्मूले पे चला गया, दैट विल बी इक्वल टू एन आगे आएगा एक्स टू द पावर एन माइनस वन। अब एग्जाम्पल की बात करें अगर, ये फॉर्मूला हमको यूज करने आना चाहिए क्योंकि हम सबसे ज्यादा इसको यूज करेंगे। जैसे मैं बोलूं कि आप अगर है कि y इक्वल टू एक्स की पावर 4, हमने बोला कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 है। आप इस y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके बताइए, x की रिस्पेक्ट में इसका चेंज बताइए। हमने बोला ठीक है लो। तो इसने बोला कि पहले हमें दो डी वाई बाई डी एक्स, तो इसने ले लिया। फिर इसकी बात आई तो इसने बोला कि हमें भी चाहिए, तो ये एक्स टू दी पावर 4 ले लिया। अब जब ये आया तो ये बोला कि मैं तो अपने फॉर्मूले पे जाऊंगा। तो फॉर्मूले में n की जगह क्या है, 4 है। तो अब 4 क्या होगा, आगे आएगा, फिर x की पावर 4 माइनस 1, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। फिर डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, 4x क्यूब। यानी कि जब y को मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, y को x के रिस्पेक्ट में चेंज देखा, तो उसका आंसर है 4x क्यूब एज पर डिफरेंशिएशन। अब दूसरे वाले पे आते हैं, तीसरे वाले पे। पहला पढ़े कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और उसके बाद दूसरा एग्जांपल पढ़े कि x टू द पावर n का होता है n x टू द पावर n माइनस 1। अब थर्ड आता है कि अगर मैं बोलूं कि y इक्वल टू k इंटू एफ एक्स है, ठीक है। k क्या है, k कांस्टेंट है और ये फंक्शन में मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट इंटू एफ एक्स। जैसे जो फंक्शन होगा उसमें ये मल्टीप्लाई होगा। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो ये एग्जांपल 3 ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस 2x है। तो ये जो 3 है इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। तो अगर वो मल्टीप्लीकेशन का पार्ट रहता है तो हम कैसे करते हैं, तो इसके लिए सेम कंडीशन, ये अपना x के रिस्पेक्ट में चेंज चाहता है तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब जो ये कांस्टेंट होता है वो उसको बाहर ले लेते हैं हम। कांस्टेंट को बाहर ले लिए तो फिर डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू के एफ डैश एक्स। यानी कि जो फंक्शन याद होगा आप उसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। अब एग्जांपल की बात करें तो हमने बोला कि y इक्वल टू 8x स्क्वायर है, y इक्वल टू 8x स्क्वायर। इसको चेंज करना था तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8 क्या है, 8 कांस्टेंट है तो 8 बाहर आ जाएगा। फिर इसको बात कर ली थी तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब x टू द पावर n जैसा दिख रहा है तो वो अपना रूल छोड़ेगा नहीं, अपना कंसेप्ट लगाएगा। तो 8 इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, ये क्या आ गया 16x। ये इसका आंसर आ गया। और एग्जांपल अगर करते हैं, एक अच्छा सा लेते हैं। हमने बोला कि y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x है। क्या कि y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x है प्लस 2 है, ठीक है। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना था, यानी कि x के रिस्पेक्ट में इसका चेंज निकालना था। तो मैंने बोला कि लेफ्ट साइड की बात करो तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पूरा ब्रैकेट पूरे फंक्शन का 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अब क्या होगा, ये जो ऑपरेटर है इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स जो बनेगा वो हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। तो अब ये अपने कंसेप्ट पे जाएगा कि अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आएगा, फिर x टू द पावर n लगाएंगे
तो 2 पावर आगे आएगा और x की पावर 2 - 1। ये अपने कंसेप्ट पे जाएगा कि 4 कांस्टेंट है तो 4 बाहर जाएगा और dy/dx मतलब करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। क्योंकि अगर x की पावर 1 है वहां पे, इस वाले में x की पावर 1 है, उसको x⁻n-1 में रखेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो 1 आएगा और 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा प्लस कांस्टेंट का 0। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया कि dy/dx = 6x + 4। ये हमारा आंसर आया इसका 6x + 4। अगर बेसिकली अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें कुछ नहीं करना होता है, हम सीधे सीधे क्या करते हैं कि कांस्टेंट में पावर से मल्टीप्लाई करके पावर का 1 माइनस कर देते हैं। जैसे कि 3 × 2 तो 6x और पावर में से 1 माइनस कर दो तो 1, 2 में से 1 गया 1, इसमें से 4 कांस्टेंट है इसको बाहर ही रखेंगे, इसमें पावर में से माइनस करो 1 - 1 0, काम खत्म। ये 2 का होता है, ये खेल खत्म। अब बात आती है कि सर हम डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ रहे हैं, हमें इसका फिजिक्स में क्या काम है। तो आपको बताते हैं अभी कि हमारी जो फिजिक्स की बात होती है तो बेसिकली हम पोजीशन को x का वेरिएबल बताते हैं कि पोजीशन को हम x के तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम बोले कि अगर कोई डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो x मीटर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, अगर कोई टाइम लग रहा है तो t टाइम लग रहा है। तो आप इसी को अभी बताते हैं थोड़े फिजिक्स के मामले एज अप्रोच से। क्या और उसके पहले कंसेप्ट हम ले लेंगे क्यों होता है, अभी साथ में लेके चलते हैं। जैसे मैं बात करूं कि मैंने बोला कि अगर कोई बॉडी का पोजीशन है जो है 3t² + 4t + 5, एक कोई बॉडी है जिसका पोजीशन इस फंक्शन पे डिपेंड करता है। क्या कि कोई बॉडी है जिसका पोजीशन इस फंक्शन पे डिपेंड करता है। अब वहां पे हमने क्या बोला था, y = fx। ये कुछ भी हम दे सकते हैं और यहाँ पे क्या है कि यहाँ x है और ये किस चीज का फंक्शन है, t का फंक्शन है, क्योंकि ये टाइम के जैसे जैसे टाइम चेंज होगा हमारा x चेंज होगा। अब देखो इसकी जब बात करेंगे तो हमने बोला पहली चीज क्या करना है हमको कि अगर टाइम 2 सेकेंड होता है, क्वेश्चन है ये कि अगर कोई x = दिस है, किसी बॉडी के लिए किसी ऑब्जेक्ट के लिए x = दिस है, तो आप जब टाइम t = 2 सेकेंड हुआ था तब आप पोजीशन बताइए, पोजीशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा। कह रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के लिए ये फंक्शन दिया गया आपको जो, तो कह रहा है कि जब टाइम 2 सेकेंड होगा तब बॉडी की पोजीशन कितनी होगी, बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी और बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी होगी। आते हैं सॉल्यूशन पे। तो उसने बोला था कि x जो है वो पोजीशन है, ठीक है। अब क्या करना है कि जहां जहां t है वहां t की वैल्यू 2 रख देनी है। तो पोजीशन के लिए पुट t = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या कि जहां जहां t है वहां t की जगह 2 रख देना है। तो x = कितना आएगा 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2 + 5, जो कि हमारा होगा 4 × 3 = 12 + 8 + 5, दैट इज x = 25 मीटर। यानी कि ऑब्जेक्ट के लिए अगर ये फंक्शन दिया गया है पोजीशन के लिए, तो जब टाइम 2 सेकेंड होगा तब ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितनी होगी 25 मीटर। अब क्या करते हैं, अगले वाले पे आते हैं, वेलोसिटी। फॉर वेलोसिटी क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं पता है, हमें बस फॉर्मूला पता है कि वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है। वेलोसिटी जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। यानी कि हम डिस्प्लेसमेंट को किस चीज में दिखा रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में दिखा रहे हैं। तो v = क्या होगा dx/dt। ये क्या है,
रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही तो वेलोसिटी होता है, इसलिए हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। क्या कि पोजीशन तो निकल गया, बस टी की वैल्यू रखनी थी। अब बोला कि जब टाइम 2 सेकेंड हुआ था तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो हमें वेलोसिटी का डेफिनेशन पता था कि v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और बेसिकली हम फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट को x से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को t से। तो हमने बोला कि रेट ऑफ चेंज ही तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही तो वेलोसिटी होता है, यानी कि हमें ये इक्वेशन दिया गया है, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ये क्या हो गया कि v इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 क्या आएगा, v इक्वल टू पावर 3 बाहर है, फिर डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 बाहर, डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ 5। डिफरेंशिएशन अपना कंसेप्ट छोड़ेगा नहीं कि हमें क्या करना है, ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, ये dt बाई टी ये 1 हो जाएगा, और ये v इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू पावर आगे आएगा 2 इंटू टी की पावर 1 प्लस 4, यानी कि v इक्वल टू 6t प्लस 4। अब उसने क्या बोला था कि आपको जो बताना था वो किस पे बताना था, टाइम 2 सेकेंड पे, यानी कि पुटिंग t इक्वल टू 2, v इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 4 दैट इज v इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वेलोसिटी आ गई। क्या कि जब हम पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगा। तो हमने पोजीशन वाले को जो दिया था x इक्वल टू जो दिया था उसको मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, हमको वेलोसिटी मिल गई, लेकिन वेलोसिटी इतनी दी थी इस इक्वेशन ने, और उसने बोला था कि भैया हमको 2 सेकेंड पे बताओ, तो हमने टाइम की वैल्यू 2 रख दी। अब बोला कि आप एक्सेलरेशन बताइए t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, यानी कि हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तब हमारा एक्सेलरेशन आएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास बस 6 बचेगा, क्योंकि t की पावर 1 माइनस 1 0 हो गया, किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है, तो हमारे पास 6 बचेगा। अब टाइम जब 2 सेकेंड हुआ था उस टाइम कोई वैल्यू हमें t के लिए बची ही नहीं कि हम रखेंगे, तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो बस यहाँ तक ये जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। अब दूसरी चीज कि बस इसीलिए हम पढ़ते हैं, हमारा जो होता है कि जो पोजीशन होता है हम फिजिक्स में उसको x से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमको वेलोसिटी मिलती है, और अगर हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमको एक्सेलरेशन मिलता है। ये सारी चीजें मिलती हैं, इसलिए हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे कंसेप्ट होंगे। और कुछ मेथड होते हैं डिफरेंशिएशन के जो कि हमको ज्यादा यूज नहीं करने हैं क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है, बट फिर भी हम बताते हैं। हमें बस सिंपल में x टू द पावर n वाला और कांस्टेंट वाला और एक दो छोटा छोटा यूज करना है, और किसी से कोई मतलब नहीं है। बट कहते हैं प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का, वैसे बता देते हैं, यूज हो जाएगा। क्या कह रहा है कि y इक्वल टू है अगर f1 जो कि x का फंक्शन है और f2 जो कि x का फंक्शन है, f1 अलग फंक्शन है, f2 अलग फंक्शन है, जब ये दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उस केस में हम dy बाई dx कैसे निकालेंगे। क्या कह रहे हैं कि प्रोडक्ट रूल मतलब कि जब फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं उस केस में हम रेट ऑफ चेंज कैसे निकालेंगे किसी की रिस्पेक्ट में। तो इसके लिए dy बाई dx जो होगा वो क्या है कि फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन
डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, क्या इसके लिए कैसे निकलेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, जो कि है हमारा f1x। हम लोग को इसको फिजिक्स में ज़्यादा यूज नहीं करना है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। जब कोई फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और उस केस में अगर हमको डिफरेंशिएट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे कि फर्स्ट फंक्शन को होल्ड करो, सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट करो, प्लस सेकेंड वाले को होल्ड करो, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करो। ये हमारा फॉर्मूला। एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक एग्जांपल y इक्वल टू 2x² प्लस 2x और एक लेते हैं 4x³ प्लस 3x। मैंने एक फंक्शन ले लिया, एक ये f1 है और ये f2 है, जो कि दोनों ही x के फंक्शन है, क्योंकि अगर x चेंज होगा तो f1 चेंज होगा, अगर y x चेंज होगा तो f2 चेंज होगा। फॉर्मूला इसमें लगाना है ये वाला, तो dy/dx क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, यानी कि जैसे 2x² प्लस 2x आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, dy/dx ऑफ 4x³ प्लस 3x प्लस आप सेकेंड फंक्शन को छोड़ दीजिए तो 4x³ प्लस 3x एंड फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करिए, यानी कि dy/dx ऑफ फर्स्ट वन दैट इज 2x² प्लस 2x। इसकी वैल्यू अब क्या आएगी, अब फॉर्मूला जो हम पढ़ के आए हैं पहले, तो ये तो ऐसे ही है जो कि 2x² प्लस 2x ही रहेगा, बट इसको ये ऑपरेटर क्या कह रहा है कि भैया मैं इस बस ब्रैकेट पे अप्लाई दूंगा, इधर वाले को हमसे कोई मतलब नहीं है। जो dy/dx है वो बस इस ब्रैकेट के लिए है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो dy/dx है वो इस ब्रैकेट के लिए है, इसको कोई मतलब नहीं है उससे। तो जिसको मतलब नहीं है उसको पहले ही ऐसे रख देते हैं। फिर इसके लिए फॉर्मूला लगा दो कांस्टेंट और x⁴n वाला, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 12x² प्लस 3 में, प्लस ये हमारा 4x³ प्लस 3x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x⁴n विथ कांस्टेंट लगाने वाला, तो हमारा जो ये आएगा हमारा 4x प्लस 2 आएगा। अब क्या करना है, बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इसको मल्टीप्लाई करके अगर पावर सेम है तो उसको एक साथ ले लेना है। तो ये प्रोडक्ट वाला डिफरेंशिएशन ऐसे यूज होता है, जो कि हम क्लास 12th में फेस करेंगे। क्या कहते हैं कि अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उस केस में डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। और ये ऑपरेटर जो है dy/dx डिफरेंशियल ऑपरेटर, वो बस ब्रैकेट के साथ अप्लाई होगी, इसलिए वो यहाँ ब्रैकेट के साथ अप्लाई हुआ है तो यहाँ चेंज आया है, यहाँ पे ब्रैकेट के साथ अप्लाई हुआ है तो यहाँ चेंज आया है। हमारे फिजिक्स में इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। अब एक है कोसेंट रूल। कोसेंट रूल जो डिविडेंड के फॉर्म में रहता है, अगर बोले कि y इक्वल टू f1x अपॉन f2x है तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो फॉर्मूला क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर f2x का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रख देंगे, डिनोमिनेटर को और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx ऑफ f1x माइनस f1x को रख देंगे dy/dx ऑफ f2x। ये हमारा फॉर्मूला यूज होगा बस। तो ये सब हमारी काम की अभी नहीं है, क्योंकि हमें इसको यूज ही नहीं करना है इधर। तो ये क्या कह रहा है कि अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइड होते हैं तो उस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करके उसको डिनोमिनेटर में ही रखते हैं, फिर डिनोमिनेटर इधर जाता है, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस न्यूमरेटर को लिखते हैं और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं। ये फॉर्मूला यूज होता है। तो एग्जांपल आप कर सकते हो अगर कैलकुलस की बुक होगी तो।
अब कुछ फॉर्मूले हैं उसकी बात करते हैं। एक चेन रूल भी यूज होता है जो कि हमें यूज करना है, लेकिन उससे पहले हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसे कि डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो होता है वो कॉस एक्स होता है, डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स जो होता है माइनस साइन एक्स होता है। तो ये सारी चीजें हमको इतनी यूज ही नहीं करनी है। अब एक बचता है चेन रूल। बाकी आप इसको जहां फॉर्मूले दिखेंगे आप वहां देख सकते हो और बस अप्लाई करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चेन रूल है। चेन रूल की बात करेंगे तो हमने बोला कि y जो है fx है और अगर ये x जो है वो ft का फंक्शन है, मतलब कि यहाँ एक चेन शुरू हो रही है, x से शुरू हो रही है, t भी इससे रिलेटेड है। क्या कि y जो है fx पे डिपेंड करता है, लेकिन x जो है वो ft पे डिपेंड करता है। तो इसको अगर अलग से लिखें तो क्या होगा, y f और x की जगह पे f t। क्या कहता है कि y जो है x पे डिपेंड करता है, लेकिन x जो है वो t पे डिपेंड करता है। ऐसा अगर हमसे पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, पहले y डी, अगर y डैश निकालना होगा जो कि डिफरेंशिएट करना होगा, तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, f डैश एफ टी और फिर एफ डैश टी। यानी कि पहले अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे और पहले बाहर वाले को, फिर उसी के मल्टीप्लाई में अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। मैंने क्या बोला कि हमने बोला कि जो y है वो इस पे डिपेंड करता है x पे, और जो x है वो t पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर x चेंज होगा तो y चेंज होगा, अगर t चेंज होगा तो x चेंज होगा। तो हम इसको दूसरे तरीके में ये लिख सकते हैं कि y एक ऐसा फंक्शन है जो t का फंक्शन है, अंदर में t का फंक्शन है, मतलब कि ये x की जगह एफ टी हो गया और ये y। तो ये पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जो कि इफ डैश हुआ और ब्रैकेट में ऐसे एफ टी रह गया, और फिर अंदर वाले की बात करेंगे तो ये एफ डैश टी हो गया। एग्जाम्पल की बात हो रहा है, जैसे हम ले लें कि y इक्वल टू लॉग 2x प्लस 2 है, ठीक है। मैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि लॉग का क्या होता है, 1/x होता है log x का, डी बाई डी एक्स ऑफ log x इक्वल टू 1/x होता है। तो इसने बोला कि y जो है log का भी फंक्शन है और ये अलजेब्रिक का भी फंक्शन है। तो जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग वाले के लिए क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा 2x प्लस 2। लेकिन ये अभी चैन टूटी नहीं है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 2। ये चैन रूल है कि मैं खत्म नहीं हो रहा हूं, पहले आप लॉग की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तब आप हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा। तो लॉग वाला मैंने फॉर्मूला लगा दिया, तो ये हमारा बन गया कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2x प्लस 2, और इसको हमने किया तो हमारा 2 आया, यानी कि आंसर जो आएगा 2/2x प्लस 2 आएगा। अब बेसिकली हम क्या करते हैं, अब जैसे एक और लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं इसी पे, नहीं e टू द पावर x पे लेते हैं। मैंने बोला कि e इक्वल टू वाई इक्वल टू e टू द पावर 3x, ठीक है। आप इसको डिफरेंशिएट करिए, डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। उसने हमसे बोला कि आप डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इसको पहले जो e टू द पावर x है या जो भी है वो एक अलग फंक्शन होता है। अब इसका डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x जो होता है वो हमारा e टू द पावर x ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे e टू द पावर x नहीं है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो पहले क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं कि लेट e टू द पावर 3x इक्वल टू t। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा y इक्वल टू ई की पावर t बनेगा,
ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हमसे तो पूछा गया था कि dy बाई डी एक्स, मैंने क्या किया कि dy बाई डी एक्स को लिखा और ये e टू द पावर t तो होगा ही होगा क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन है, और इंटू dt बाई डी एक्स, ये हुआ। dy बाई डी एक्स अगर निकालना था तो मैंने पहले इसको डिफ्रेंशिएट किया, लेकिन इसको फिर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना था, तो जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, t की वैल्यू आप पुट कर दो, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, तो हमारा जो आंसर बनेगा 3 टू द पावर 3x। तो बेसिकली क्या होता है कि हमें e टू द पावर x का पता है, लेकिन इसके साथ अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, यानी कि इसको भी बाद में हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जो कि हमारा ये आया 3 टू द पावर। ये चेन रूल होता है जो कि एक से दूसरे पे डिपेंडेंट है। हम फिर एक बार बता देते हैं कि बोला कि x जो है t का फंक्शन है, लेकिन जो y है वो t x पे डिपेंड कर रही है, तो इनडायरेक्टली जो है y t पे भी तो डिपेंड कर रही है ना। तो अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा क्या कि y जो है x पे डिपेंड कर रहा है और x जो है t पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो x y जो है t पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अगर t चेंज होगा तो x चेंज होगा, x चेंज होगा तो y चेंज होगा। तो मैंने इसको क्या बोला कि y इक्वल टू एक फंक्शन जो कि ft का फंक्शन है, y इक्वल टू क्या है, एक ऐसा फंक्शन है जो कि ft का फंक्शन है, और y डैश अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो हम डिफरेंशिएशन को डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मैंने पीछे यूज भी किया था f डैश x लिख के। तो ये क्या करना है कि पहले आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, f डैश निकालेंगे और इसको होल्ड करेंगे और फिर f डैश t करेंगे, तो हमारा जाके आएगा। एग्जाम्पल के लिए y इक्वल टू लॉग 2x प्लस 2, तो लॉग वाला एक अलग फंक्शन है, तो मैंने इसको मान लिया कि ये t है, फिर उसको डिफरेंशिएट किए तो 1/t आया, और फिर t को x के रिस्पेक्ट में किए तो 2x प्लस 2 आया। तो हम लोग t भी नहीं मानते हैं, जब थोड़ा सा फ्लो बन जाता है तो हम सीधे सीधे करते जाते हैं। तो y इक्वल टू लॉग 2x प्लस 2, जब लॉग के रिस्पेक्ट में किए, लॉग वाला कंसेप्ट लगाए तो अपना इतना दिया, बट इसने बोला कि आप मुझे नहीं छोड़ सकते हो, तो फिर हम इसको x के रिस्पेक्ट में किए तो हमारा 2/2x प्लस 2 आया। कहने का मतलब है कि पहले इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर अंदर जाएंगे, पहले बाहर वाले को खत्म करेंगे फिर अंदर जाएंगे। तो ये था। तो हम धीरे धीरे अभी क्या है कि हम बस ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ जो फिजिक्स में अगर मैथ आती है तो हमें थोड़ी थोड़ी यूज करने चली जाए। हम इसको बाद में भी पढ़ सकते थे, लेकिन हमारे पास जब यूनिट एंड मेजरमेंट या फिजिक्स क्लासिकल यूनिट एंड मेजरमेंट या फिजिकल वर्ल्ड पढ़ते वक्त हमारे पास टाइम ड्यूरेशन रहेगा कि ताकि हम थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन पे वर्कआउट कर सकें। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, फिर हम उसको अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।